लेकिन बकरी पालने वाले, भैंस पालने वाले, गाय पालने वाले, ऊंट पालने वाले, ये इनकी नजर में जालिम है। योगी जी कह रहे हैं इन पे मुकदमे होंगे, जो छोड़ेगा उस पे मुकदमा दर्ज होगा। कौन आपसे चौथ वसूलने आ जाएंगे? गुंडे। और गुंडों पे सहारे के लिए लाल बत्तियां लग रही पीछे। 60 लाख नौकरियां देश में सरकारी नौकरियां हैं, जिनका आपका हक बनता है बच्चों का, नौजवानों का। उसके लिए कोई प्रक्रिया सरकार नहीं चलाना चाहती। वे पद खाली पड़े हैं, वो वैकेंसी सरकार नहीं भर रही। 15 साल की नौकरी बेटर है या 4 साल की नौकरी बेटर? अब योगी जी कह रहे हैं हर घर में एक को नौकरी देंगे, एक को स्वरोजगार। 5 करोड़ नौकरी देने वाले हैं योगी जी। कैसे भरोसा कर लोगे? इनके समय समय पे बयान बदलते रहते हैं। फतेहपुर जिले के एक किसान की जानकारी मुझे आज ही मिली, रघुवीर नाम था। कानूनगो और पटवारी उनसे अपने जमीन के नपवाई के लिए जब वो काम कराना चाहते थे, उनसे घूस उन्होंने 8-10 हजार रुपए अतिरिक्त मांगे। 17 डेसिमल जमीन, 1 डेसिमल में 40 वर्ग मीटर होते हैं लगभग, हिसाब लगाओ। 600-700 वर्ग मीटर जमीन के लिए जब उस रघुवीर को कहा तू जा मर अधिकारी ने, तो उसने आत्महत्या कर ली। ये तो हमारी असलियत है, ये हमारी मजबूरियां हैं। महंगी बिजली, महंगी लागत, इस सब के बाद आप पैदावार करते हो तब भी आपको वाजिब मूल्य नहीं मिलता। गेहूं आप कूदते रह जाओगे। ये जो पशु घूम रहे हैं आपके खेत को नुकसान कर रहे हैं आवारा, उनकी ठोस व्यवस्था बनाएंगे। और मैं मोदी बोल रहा हूं, ये मोदी के वचन है। सुना होगा आपने उनके वो बात, काफी वायरल हुई वीडियो। बड़ी नाराजगी थी किसानों में। उसके लिए अगर कोई उपाय करना था तो जो प्रधानमंत्री किसान की फसल बीमा योजना है, उसके अंतर्गत अगर आपके खेती का नुकसान हो रहा है उसको उसमें ले आओ दायरे में। यह है उपाय। ये करना नहीं चाहते। इन्होंने पशु के व्यापार को ठप कर दिया। पशु के हाट लगते थे, बंद हो गए। राजस्थान से प्रतिभा जी आई है, नागौर का बैल बड़ा फेमस था, लोग जाके लाया करते थे। पुष्कर का मेला लगा करता था, यूपी के लोग जाते थे, लाते थे। लेकिन बकरी पालने वाले, भैंस पालने वाले, गाय पालने वाले, ऊंट पालने वाले, ये इनकी नजर में जालिम है। योगी जी कह रहे हैं इन पे मुकदमे होंगे, जो छोड़ेगा उस पे मुकदमा दर्ज होगा। और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही फैसले होंगे आने वाले दिनों में। कोई भी छोटा काश्तकार, पशुपालक पशु नहीं रखा करेगा। वह पशु जो किसान का एटीएम कहा जाता था कि एटीएम है, ये तो भूसा महंगा है, पालना कितना खतरनाक है। आप खेत से घर ले जाओगे तो ना जानो कौन आपसे चौथ वसूलने आ जाएंगे गुंडे। और गुंडों पे सहारे के लिए लाल बत्तियां लग रही पीछे। और पूरे मुख्यमंत्री वहां बैठ के उनको आपके आवारा पशु, आपके खेती पे जो नुकसान हो रहा है वो दिख नहीं रहा, और कह रहे मुकदमे और लगाऊंगा। अभी मैं शामली के गांव से आ रहा हूं। 94 साल के किसान, जिनका एक परिवार छोटा सा उनका चबूतरा था, देख के आ रहा हूं। क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। वो सदमे में ऐसे आ गए कि उनकी डेथ हो गई। एक तरफ उनको परिवार संभाल रहा था और दूसरी तरफ उनके घर पे बुलडोजर चल रहा था। कोई जवाबदेही लेकिन नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। बता दिया जाएगा वो अवैध था। अब गांव में भी चलाओ बुलडोजर, गांव में भी वैध और अवैध ढूंढना शुरू करो। मोदी जी स्वामित्व योजना लाए थे, वो दिन दूर नहीं कि गांव में आपके अपने मकानों और घेरों में भी स्टैंप ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी और पहले प्लान अप्रूव कराना पड़ेगा, उसके बाद एक ईंट लगा पाओगे आप लोग गांव में। इन बातों को कोई कहेगा नहीं, आपको कड़वी लग रही होंगी। ये हमारे मुद्दे हैं। हम पिछड़ते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। वह किसान के बच्चे, गांव के बीच के लोग जो आज राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए उसोर हैं, गंगा पार कह लो। वैसे हर नदी के बारे में कहा जाता है कि उस पार वाले भले हैं। ये कहा जाता है हर नदी के बारे में। इस पार का आदमी कहता है जी उस पार वाले ज्यादा भले हैं हमसे। इधर वाले भले हैं। मैं अभी उधर से आ रहा हूं।
कहने का तात्पर्य यह है कि आपको उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनको आपका सहयोग करना पड़ेगा। हम अपने समाज की शक्तियों को भूल गए, इसलिए हमने पंचायत टेकी। ऐसे मौसम में अभी कोई राजनीतिक पार्टी कोई काम जमीन पे नहीं करना चाहती। जो लोग चुनाव जीत गए वो आनंद ले रहे हैं, जो लोग चुनाव हार गए वो इतने मायूस टूटे हुए उन घर से नहीं निकला जा रहा। तो इसलिए ऐसे समय पे हम पंचायत क्यों कर रहे हैं? मजबूरी बनी है। आज अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो ना जाने कहां जाके रुकेंगे। मोदी जी का स्टाइल है ये, उनके कार्य करने का तरीका, वो समय समय पे शगुफे छोड़ के देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं कितना विरोध होता है, कहां तक मैं जा सकता हूं। दूसरी उनकी आदत है कि जो उनका जीवन भर जिसने उनका सहयोग किया है, जब मौका मिलता है सबसे पहले बर्फ पे उन्हीं को लगाते हैं। मोदी जी सबसे पहले उन्हीं का इलाज करते हैं। आर्मी के जितने लोग थे फोन कर करके कहते थे अब मोदी जी का सवाल है, वोट वहीं देनी है। बताओ करते थे कि नहीं? क्योंकि भावना उनको लग रहा था ना जाने क्या होगा। आज क्या सम्मान मिल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, जो एक सर्विसमैन बैठे हैं, जब आपने सर्विस फौज ज्वाइन करी थी, ये सोच के तो नहीं करी थी कि हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, नहीं करी थी। ये आपको पता भी नहीं होगा। जब फौज के लिए आप गए, दौड़ लगाई, भर्ती हुई, आपको पता था कितनी कितनी तनख्वाह मिलेगी? नहीं नहीं, तनख्वाह के लिए नहीं गए थे। लेकिन अगर सम्मान ही नहीं दिया जाए, जो आपका हक है, अधिकार है, पूरी सर्विस अदा करके जोखिम उठाकर देश के लिए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। और इस सब करने के बाद भी अगर आपकी कोई कदर ना हो, तो इसलिए यह कह देना कि भाई ये तो अरे तनख्वाह का सवाल कुछ नहीं होता, अरे पेंशन क्यों मांगो, ये तो देश की सेवा है। कितने लोग देश की सेवा कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो खेती के, किसान के परिवार के, गांव के परिप्रेक्ष्य में जो पले बड़े हैं, वही लोग कर रहे हैं। और हम तनख्वाह नहीं मांग रहे, पेंशन की बात हम कर रहे हैं कि आप पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी लड़ेंगे, फिर भी जाएंगे, सेना में भर्ती होंगे। और जो लोग कह रहे हैं ये तो योजना अच्छी है कि 4 साल की भर्ती में देखो कितने लोग कूद कूद के जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, उनकी भी तो मजबूरी समझो। कितनी बड़ी समस्या बेरोजगारी है। अभी जून के माह में CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है। भारत में बेरोजगारी का दर पिछले महीने 7.1 था, इस महीने बढ़ के 7.8% हो गया। और ये आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं बताते, पूरी तस्वीर नहीं बताते, अलग अलग है इसमें दावे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ने कहा है कि देश में, भारत में 20 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार हैं। 20 करोड़ का सवाल आ गया। 5, 6, 7% की कहानी नहीं है। कौशिक बसु हैं, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश के जितनी युवा आबादी है उसमें 24% बेरोजगार हैं। और हम और आप जानते हो, झांक के देख लो अपने गांव में क्या हालत है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए जिन्होंने प्रयास किए बच्चों ने, उनको क्या मिल रहा है? अर्धसैनिक बलों की भर्ती 2018 में खुली थी, नागपुर से चल के आ रहे हैं अभी। क्यों? 18 में भर्ती निकली, 19 में इम्तिहान हुआ, 20 में कुछ को नौकरी मिल गई, लेकिन पूरे पद भरे नहीं गए। 60 लाख पद, 60 लाख नौकरियां देश में सरकारी नौकरियां हैं, जिनका आपका हक बनता है बच्चों का, नौजवानों का। उसके लिए कोई प्रक्रिया सरकार नहीं चलाना चाहती। वे पद खाली पड़े हैं, वो वैकेंसी सरकार नहीं भर रही। मोदी जी को नहीं मालूम कि देश में 60 लाख पद रिक्त पड़े हैं? लेकिन जब योजना लानी थी उससे पहले 10 लाख नौकरी का उन्होंने एक लॉलीपॉप आपको दे दिया। सुबह उन्होंने ट्वीट करके अपना भाषण देके कह दिया कि 10 लाख नौकरी दूंगा, और रात के अंधेरे में अग्निपथ करके जितनी नौकरी देनी थी वो भी छीन ली। अग्निपथ क्या है? 4 साल बाद मिलेगी, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या पता, कितनों को मिलेगी, 25% देंगे नहीं देंगे, ये किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि ये कोई योजना ही नहीं, तो घोषणा कर दी। योजना तो पीछे बनती है, मोदी जी पहले घोषणा करते हैं, फिर पीछे दौड़ लगती है, और फिर साबित करने में जुटते हैं कि ये तो अच्छा फैसला है। आपकी जेब कट जाएगी और बीजेपी वाले आके कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके लिए। आपको क्यों मेरी जेब कट गई, मेरा नुकसान हो गया? कि नहीं, नुकसान नहीं, अब आप टेंशन फ्री हो, अब क्या तनाव लेना। बार बार आप हाथ लगाते थे, मेरा बटुआ, मेरा बटुआ, चला गया बटुआ। तो उसी तरह आज
सबको पता है 15 साल की नौकरी अच्छी है, 4 साल की नौकरी अच्छी है। बताओ 15 साल की नौकरी बेटर है या 4 साल की नौकरी बेटर है? सबको पता है, लेकिन वो कह रहे नहीं 4 साल की नौकरी बेस्ट है। 2019 में 80,000 भर्ती किए थे, 2-2.5 साल भर्ती नहीं किए। हर साल अगर 70, 80, 60, 1 लाख तक भर्ती होते तो आज कम से कम 2.5 से 3 लाख नौकरी तो मिल गई होती। अब घटा के 46,000 की बात कर रहे हैं, उसमें भी पता नहीं कितनी पक्की हैं, ठेके पे हैं वो तो। आधी कर दी, बल्कि 1/4 रह गई। फिर भी कह रहे हैं देखो नया रोजगार। अरे नई योजना है, कोई नई योजना नहीं है। पुरानी नौकरी जैसे मिलती थी, पुरानी नौकरी हमें दे दो बस, बाकी हम 2.5 साल का भी हिसाब नहीं मांगेंगे। 80,000 दी थी 2019 में, 80,000 2022 में क्यों नहीं दे सकते? किसी पूर्व सैनिक ने मांगी कि यह व्यवस्था बनाओ? किसी नौजवान ने, आपने चिट्ठी तो नहीं लिखी थी मोदी जी को कि हमें पक्की नौकरी पसंद नहीं, ऐसे कराओ, ये अग्निपथ चाहिए? अमिताभ बच्चन की फिल्म का नाम होता था अग्निपथ। नहीं मांगा ना, किसी ने नहीं मांगा, कोई चर्चा नहीं हुई। और एक बात, व्यवहारिक बात मैं आपको बताना चाहता, ये बच्चे दौड़ के लिए जाते हैं, अगर ये क्वालिफाई नहीं करते, भाई घर वाले दही बूरा खिला के घी पिला के भेजते होंगे, खूब कसरत करके तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जो क्वालिफाई नहीं करते, जब वो लौटते हैं, वे दोष किसी सरकार को नहीं देते, किसी आर्मी को नहीं देते, किसी फौज, किसी अधिकारी को नहीं देते। वे सारी बात अपने ऊपर ले लेते हैं कि मुझ में कुछ कमी रह गई होगी, मैं अगली बार और तैयारी करूंगा। बताओ, यही है ना भावना? लेकिन जब आपको अग्निवीर बना दिया जाएगा और आपको लगेगा मेरी तो नौकरी लग गई, और 4 साल बाद आपको कहेगा नहीं, यू आर अनफिट, लौट जाइए, तब ना सेना आपको समझा पाएगी कि आप क्यों फिट नहीं हुए, आप में क्या कमी थी, और ना ही घर आप लौट पाओगे, आप अपने आप को वो दिलासा दिला पाओगे कि फिर तैयारी करो। 10वीं पास, 12वीं पास, 4 साल से पढ़ाई करी नहीं, वापस आके क्या अंडर ग्रेजुएट करेगा, बीकॉम करेगा, मेडिकल करेगा? वे तो बात हाथ से निकल गई, चिड़िया उड़ गई, भाग गई, वे बात वापस काबू में नहीं आने वाली। तो इसलिए फौज में भी 2 धड़े हो जाएंगे। फौज का जो डिसिप्लिन है वो खत्म हो जाएगा, धीमे धीमे लोग वापस आएंगे, जो रिजेक्ट हो गए कहेंगे उस अधिकारी ने मेरे साथ गलत किया, और फिर जातिवाद आएगा, वो अधिकारी फलाने जाति का था, वह अधिकारी उस प्रदेश का था। आज बंटवारे आर्मी में नहीं है, जातिवाद सेना में नहीं है, रेजिमेंट है, रेजिमेंट का अपना कल्चर है, अपनी परंपराएं हैं, नाम नमक निशान है। उसको ध्वस्त करके आप हमारी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन में, ऐसी संस्था में जिसकी अपनी गरिमा है, पवित्रता है, उसमें आप भ्रष्टाचार ले आओगे, उस गरिमा को खत्म कर दोगे, उस आकर्षण को भी खत्म कर दोगे, वो जुनून खत्म हो जाएगा धीमे धीमे लोगों के अंदर। जैसे दूसरे देशों में सेना की भर्ती निकलती है, लोग आते नहीं, इसलिए उनको कंस्क्रिप्शन चलाना पड़ता है कि हमारी जो है बुजुर्ग हो गई सेना। और हमारे यहाँ अगर 10,000 पद होंगे तो 10 लाख जवान जाएंगे और कहेंगे हम हैं तैयार। तो ये देश के मूल ढांचे को जो कोई समझता ना हो, इसे कहते हैं बंदूक के हाथ में आ गई बंदूक, बंदर के हाथ में आ गई बंदूक। तो अब बंदूक बंदर के हाथ में दे दिए, और क्या होगा? लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भले कोई और ना कहे। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये सोचूं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, मेरा राजनीतिक नुकसान होगा कि इसमें फायदा होगा, वो सब बात बाद की है। अभी कोई चुनाव का मसला नहीं, कोई वोट का मसला नहीं, लेकिन अगर आज हम इस बात को स्वीकार लेंगे तो नीचे 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 गिरते जाएंगे। इसलिए विरोध हम कर रहे हैं। ये बात आप लोग खुद समझदार हो, समझाने की नहीं, पहले दिन से बहुत लोग समझ गए थे कि इनकी मंशा क्या है। नौजवानों ने अपने तरीके से विरोध दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे आंदोलन हो नहीं पाते, इसलिए हमने मंच दिया। मुझे खुशी हुई नौजवानों ने संचालन किया है, नौजवानों को अपनी बात रखने का अवसर मिला है। ये नई प्रतिभाएं हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के काम आएंगी, जो समाज और देश के काम आएंगी, और इनको सजाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो क्षेत्र है जिसने बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी चरण सिंह जी को ताकत दी, चौधरी अजीत सिंह जी को ताकत दी, आपने मुझ पे भी बड़ा आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को कायम रखना। और ये वो क्षेत्र है, सरकार को बताना चाहता हूं कि जब जब आपने किसान के खिलाफ कोई नीति बनाई हो, कानून बनाया हो, काम किया हो, ये क्षेत्र ने आपके दांत खट्टे किए हैं और आगे भी दांत खट्टे करने को राजी है, क्योंकि पंचायत है,
मैं चाहूंगा कि आपसे पूछ के हम फैसले ले। आगे की क्या रणनीति अभी हमें कुछ नहीं मालूम। 16 तारीख तक हमने पंचायत टेक दी। ऐसे समय पे जब कोई कार्यक्रम राजनीतिक नहीं हो रहे, लोगों को इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं बारिश हो, लेकिन हमने कार्यक्रम रखे हैं। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि उन कार्यक्रमों को आप सफल बनाएं। और मेरा प्रस्ताव है नंबर 1 कि इस पंचायत का ये प्रस्ताव हो जो पारित हो कि हम सरकार से मांग करते हैं कि 4 साल की नौकरी हमें स्वीकार नहीं, इस योजना को वापस ले और नई ठोस भर्ती हमें दे। अगर सहमत हो तो हाथ उठा दीजिएगा। दूसरी मेरी बात यह है कि लंबित कितनी भर्तियां हैं, लाखों भर्तियां देश में हैं, उसके लिए समय निर्धारित तरीके से और बिना किसी भ्रष्टाचार, बिना किसी भेदभाव जो उन्होंने वादा किया। कितना हाइपर बोल करते हैं बताओ। जो अभी मैनिफेस्टो बीजेपी का आया था इस विधानसभा चुनाव में, लोगों ने पढ़ा नहीं। मैं भी ताजुब कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि हमने 3 करोड़ लोगों को नौकरी और स्वरोजगार दे दिया। अब योगी जी कह रहे हैं हर घर में 1 को नौकरी देंगे, 1 को स्वरोजगार। 5 करोड़ नौकरी देने वाले हैं योगी जी। कैसे भरोसा कर लोगे? इनके समय समय पे बयान बदलते रहते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, जुलाई का महीना 2021 का वर्ष, और ये खबर आज तक के पोर्टल पे, आप जवान हो देख सकते हो, आज तक के पोर्टल पे आप देख लेना। योगी जी ने बयान दिया कि 4.5 साल में हमने सरकारी नौकरियां दी हैं 6,86,000। फिर दिसंबर 2021, 6 महीने बाद, 4.5 साल पे ही टिक गए। 4.5 साल में हमने दी है नौकरी 4.5 लाख। अब 2 लाख नौकरी कहां गायब हुई? 6 महीने पहले कह रहे थे हमने लगभग 6.5-7 लाख नौकरी दे दी, उसके 6 महीने बाद कह रहे हैं कि हमने 2 लाख कम सरकारी नौकरी दी। मैं चैलेंज करता हूं योगी जी बता दें कहां कितनी भर्ती कब करी है उन्होंने, किस विभाग में करी है। उन्हें खुद नहीं मालूम, खुद नहीं बता पाएंगे, खुद नहीं गिना पाएंगे। बस बोलना है तो अब बोल दिया 5 करोड़ नौकरी। तो इन झूठे दावों को हम मानते नहीं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सही समय रहते, समय होना चाहिए, कब इम्तिहान होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब भर्ती होगी, ऐसी व्यवस्था सरकार को बनानी है, राज्य की सरकारों को भी और केंद्र की सरकार को। और तीसरा कि जो हमारे किसान हैं उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, चाहे उनको बेहतर दाम मिले। गन्ने की पेमेंट की यहाँ समस्या है, बिजली की वसूली जो हो रही है, अभी किसानों ने लड़ाई लड़ी और आपको कुछ हद तक सफलता मिली है। सरकार ने जो आंदोलन आप कर रहे थे उसको माना, और आगे भी अगर कोई इस तरह की अवैध वसूली होगी, अगर गाँव में बुलडोजर चलेगा तो हम मानेंगे नहीं। इसलिए मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि किसान अपने संगठन को मजबूत रखें, अपनी आवाज़ बुलंद रखें। अगर तीनों बात से सहमत हो तो हमें आशीर्वाद दो ताकि ये पंचायत का सिलसिला में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।